कहते हैं इतिहास तलवार से नहीं कलम से बदला जाता है। और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहाँ शब्दों ने साम्राज्य हिलाए और खबरों ने क्रांति की मशाल जलाई है। यह कहानी है भारतीय मीडिया की, जिसने गुलामी के अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाई है और आजादी की सुबह तक देश को जोड़े रखा। तो आइए इस सफर की शुरुआत वहीं से करें जब भारत में खबरें सिर्फ किस्सों और चौपालों में बिखरी थी। 15वीं सदी में जब पूरी दुनिया में खबरें सिर्फ किस्सों में फैलाई जा रही थी, तब 1436 के आसपास जर्मनी के मेंज शहर में रहने वाले जोनास गुटेनबर्ग एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे। गुटेनबर्ग ने अलॉय और ऑयल बेस्ड इंक का इस्तेमाल कर मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। 1440 के आसपास उनकी मशीन तैयार हुई। 1455 में गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस से पहली बार पूरी बाइबल छापी। यह पश्चिमी दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जो मूवेबल टाइप प्रेस से छापी गई, और इसी इन्वेंशन की वजह से अब बुक्स, न्यूज और मैगजीन्स आम लोगों की पहुंच में आ गई। यूरोप से निकली यह क्रांति जल्दी समुद्र पार करने लगी। जहां जहां ट्रेड, रिलीजन और कॉलोनियलिज्म पहुंचा, वहां वहां प्रिंटिंग प्रेस भी पहुंची। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की एंट्री 1556 में हुई, जब पुर्तगाली मिशनरीज ने भारत में पहला प्रेस स्टैब्लिश किया था। असल में यह प्रेस इथियोपिया भेजा जाना था, पर कुछ कारणवश गोवा में ही रह गया। फादर गैस्पर कलेजा के लेटर्स में इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा था कि इस प्रेस को मिशनरी कार्यों और स्थानिक भाषाओं में रिलीजियस बुक्स छापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रेस में सबसे पहले कैथलिक स्क्रिप्चर्स ही छापे गए, जिनमें कोंकणी और मराठी भाषा के शब्द भी शामिल थे। यह प्रेस भारत में छपाई की शुरुआत थी, जिसने ज्ञान और विचारों के प्रसार का नया युग शुरू किया। गोवा से शुरू हुई प्रिंटिंग प्रेस की यह लहर जल्दी भारत के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगी। रिलीजियस मिशन, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरतों ने प्रेस को देश के अलग अलग कोनों में पहुंचाया। हालांकि आम भारतीयों की जिंदगी से छपी हुई खबरें बहुत दूर थी, लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा था और जल्दी एक नई सुबह आने वाली थी। जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन बढ़ा, भारत में प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर की संस्कृति भी पनपने लगी। अब शब्दों की ताकत महसूस होने लगी थी, और इसी ताकत ने सबसे पहले कलकत्ता की गलियों में जन्म लिया। 29 जनवरी 1780 भारत का पहला अखबार हिकीज बंगाल गैजेट छपता है। जेम्स हिकी ने अंग्रेज अफसरों की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिकी को जेल हुई, प्रेस जब्त हुआ, लेकिन हिकी ने कहा कि अगर सच छापने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन जनता को हकीकत पता चलनी चाहिए। 1799 में विल्सले ने प्रेस रेगुलेशन लागू किया। 1823 में लाइसेंस रेगुलेशन आया। अब बिना सरकारी लाइसेंस के कोई प्रेस नहीं चल सकता था। 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसमें भारतीय भाषाओं के अखबारों की आजादी छीन ली गई। लेकिन भारतीय पत्रकारों ने हार नहीं मानी। अमृत बाजार पत्रिका नाम के पेपर ने रातों रात खुद को अंग्रेजी में प्रकाशित कर दिया। सरकार हैरान रह गई। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ने अपने बेटे से कहा था कि अगर हम डर गए तो देश की आवाज कौन बनेगा। पूरी टीम ने रातों रात अखबार अंग्रेजी में छाप दिया था। लेकिन हर अंग्रेज अफसर प्रेस का दुश्मन नहीं था। कुछ वायसराय जैसे लॉर्ड रिपन फ्री प्रेस के सपोर्टर थे। उनकी सोच ने भारतीय पत्रकारिता को नई ऊर्जा दी। हिक्की की कलम में जो आग लगाई वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। 1880 में बंगाली में समाचार दर्पण, 1822 में फारसी में मिरत उल अखबार और 1826 में हिंदी में उदंत मार्तन, इन अखबारों ने पहली बार आम भारतीयों को अपनी भाषा में खबरें दी। राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर शुक्ल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने प्रेस को बदलाव का औजार बना दिया। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि अगर समाज बदलना है तो लोगों तक सच्ची बातें उनकी भाषा में पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए प्रेस ही सबसे बड़ा हथियार है। उनके संवाद कुमुदी नाम के बंगाली वीकली न्यूज़पेपर में सती प्रथा के खिलाफ छपे हुए लेख को पढ़कर एक गांव की महिला ने चिता पर चढ़ने से मना कर दिया तो समाज में हलचल मच गई। जैसे जैसे प्रेस की ताकत बढ़ती गई, अंग्रेज अफसरों को डर सताने लगा। अब उन्होंने प्रेस पर प्रेशर डालना शुरू किया और सेंसरशिप का दौर शुरू हुआ। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1881 में रद्द कर दिया। इसके लिए उन्हें द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा गया। भारतीय पत्रकारों ने उनके सम्मान में सभाएं की, मिठाइयां बांटी। यह पहली बार था जब किसी अंग्रेज वायसराय ने भारतीय प्रेस की आजादी का सपोर्ट किया। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि मुझे लगता है कि प्रेस को आजाद रहना चाहिए। अगर हम जनता की आवाज दबाएंगे तो असंतोष और बढ़ेगा। और प्रेस के पंख और मजबूत हो चुके थे, और जल्दी यह आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हर भारतीय तक पहुंचाया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा के जरिए स्वराज, स्वदेशी और असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन की भावना जगाई। गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन के जरिए सत्याग्रह और अहिंसा का संदेश गांव गांव तक पहुंचाया। और अंडरग्राउंड प्रेस ने सीक्रेट पैम्पलेट्स और बुलेटिन छापकर आंदोलन को गति दी। तिलक ने कहा था
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गांधी जी ने कहा था, अगर प्रेस ईमानदार न रहे तो समाज का पतन निश्चित है। अंडरग्राउंड प्रेस के एक पत्रकार ने जेल में लिखा था कि हमारी कलम को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये जनता की आवाज है। जैसे जैसे आजादी की लड़ाई तेज हुई, अंग्रेजों ने प्रेस पर और भी कड़े कानून लगाए, लेकिन हर सप्रेशन के बाद प्रेस और मजबूत होकर उभरा। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जब आजादी की सुबह करीब थी और प्रेस ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी। 13 अप्रैल 1999 को जालियनवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड हुआ, जिसकी खबरें प्रेस ने ही सारी दुनिया तक पहुंचाई। न्यूज़पेपर्स ने अंग्रेजों की क्रूरता दुनिया के सामने रखी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, इन सब की खबरें प्रेस ने गांव गांव तक पहुंचाई। पत्रकारों को जेल हुई, प्रेस जब्त हुई, लेकिन कलम की ताकत को कोई नहीं रोक सका। और आखिरकार 1947 की सुबह आई। मीडिया ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वरूप में अपनी जगह बनाई। लेकिन आजादी के बाद मीडिया की यात्रा आसान नहीं थी। नई जिम्मेदारियां थी, नई चुनौतियां थी। अब प्रेस पर कोई विदेशी हुकूमत नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी और बड़ी थी। जनता की आवाज बनना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना और गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाना। रेडियो, अखबार और फिर धीरे धीरे टेलीविजन, हर माध्यम ने देश को एक नई पहचान दी। हर सुबह जब लोग अखबार पढ़ते तो उन्हें लगता था कि अब खबरें सच में उनकी अपनी है। लेकिन हर आजादी अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हुई। सरकार ने प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी। कोई भी न्यूज सरकार की मर्जी के बिना छप नहीं सकती थी। पत्रकारों को डराया गया। कई न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज पर ताले लगाए गए। लेकिन इसी अंधेरे में भी कुछ अखबारों ने हिम्मत दिखाई। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता जैसे अखबारों ने विरोध में खाली पन्ने छापे। ये संदेश था, अगर हमें बोलने नहीं दोगे तो हम चुपचाप रहकर भी विरोध करेंगे। लेकिन इस कठिन दौर ने पत्रकारों को सिखाया कि सच्ची आजादी की कीमत क्या है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हुई, मीडिया ने अपनी भूमिका को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, टेलीविजन और प्राइवेट मीडिया का युग। 1990s में दूरदर्शन ने देश भर के घरों में जगह बनाई। अब हर शाम लोग समाचार देखने के लिए टीवी के सामने जमा हो जाते और धीरे धीरे प्राइवेट चैनल्स भी आ गए, जैसे एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज। न्यूज सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं थी, बल्कि सोसाइटी, सिटीजन्स और कभी कभी मार्केट की भी होने लगी। मीडिया ने देश को जोड़ने के साथ साथ सोसाइटी में डिबेट्स और डिस्कशंस के कल्चर को भी जन्म दिया। मीडिया का ये एक्सपांशन जितना एक्साइटिंग था, उतना ही चैलेंजिंग भी। अब खबरों की दुनिया में कंपटीशन बढ़ गई थी। हर चैनल, हर अखबार, हर पत्रकार सबसे तेज बनने की रेस में था। इसी दौर में मीडिया के सामने एक नई चुनौती आई, टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज। 21st सेंचुरी में मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई टीआरपी की दौड़। हर चैनल, हर अखबार ब्रेकिंग न्यूज दिखलाने लगा। ब्रेकिंग न्यूज हर घंटे, हर मिनट, कभी सच, कभी अधूरा सच, कभी अफवाह और कभी कभी पूरा झूठ, जिसे हमने हाल ही में देखा। मीडिया का एक हिस्सा समाज को जागरूक करने के बजाय उसे चौंकाने और डराने में जुट गया है। कई बार खबरें बिना प्रूफ की चला दी गई, जिससे अफवाह और डर फैल गया। लेकिन इसी भीड़ में कुछ पत्रकार और चैनल्स आज भी ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। मीडिया की बदलती इस तस्वीर में एक नई क्रांति भी छुपी हुई है, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की। डिजिटल मीडिया ने अब न्यूज की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर व्यक्ति रिपोर्टर है, हर मोबाइल एक न्यूज चैनल है। सोशल मीडिया ने न सिर्फ खबरों को तेज किया है, बल्कि कई बार सरकार और प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया है। लेकिन साथ ही में फेक न्यूज, अफवाह और ट्रोलिंग की समस्या भी बढ़ी है। मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सच और झूठ में फर्क करना और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी हो गया है। इतनी लंबी यात्रा के बाद आज भारतीय मीडिया फिर एक बार चौराहे पर खड़ा है। जहां एक तरफ फ्रीडम, टेक्नोलॉजी और पावर है, वहीं दूसरी तरफ एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट की चुनौती भी है। आज मीडिया पर पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट और सोशल दबाव है। फेक न्यूज, पेड न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज ने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया है। लेकिन आज भी कई पत्रकार हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, गांव गांव जाकर असली खबरें ला रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी कई लोग फेक न्यूज के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। भारत का भविष्य उन्हीं के हाथ में है जो सच्चाई और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखेंगे। भारतीय मीडिया की यात्रा बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर कलम और कैमरा सच के साथ खड़े हो तो कोई ताकत लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती। और अब ये मेरे और आप जैसे व्यूअर्स के हाथ में है कि वो कैसी खबरें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं। आप झूठ सुनना चाहो तो झूठ फैलेगा, और सच सुनना चाहो तो सच ही फैलेगा।